इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। इसके अंदर हमें ऐसी पर्सनैलिटीज के बारे में सीखने को मिलता है जिन्हें एक जगह पर, एक स्थान पर हीरो माना जाता है, तो वहीं उसी पर्सनैलिटी को दूसरी जगह पर, दूसरे स्थान पर गुंडा माना जाता है। रावण को श्रीलंका के अंदर पूजा जाता है, भगवान माना जाता है। उसी रावण को भारत के अंदर, रामायणों के अंदर राक्षस के तौर पर, विलन के तौर पर दिखाया जाता है। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत के बारे में जानने वाले हैं जिसका नाम है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस वो व्यक्ति है जिन्होंने अमेरिका खंड को ढूंढ निकाला 1492 में। अब जब उन्होंने 1492 में वहां पे ढूंढ के निकाला, तो क्या वहां पे कोई और लोग नहीं रह रहे थे? क्या अमेरिका उस समय में पूरी तरह से वीराना था? नहीं, उस समय पे वहां पे करोड़ों की तादाद में मूल निवासी रहा करते थे। नेटिव लोग वहां पे रहा करते थे, जो कि बहुत ही प्रिमिटिव तरीके से रहा करते थे। कहने का मतलब क्या हुआ? वो एक तरह से आदिवासियों की तरह रहा करते थे। ऐसे में जब क्रिस्टोफर कोलंबस वहां पे गए और वहां पे जाने के बाद जो जो चेंजेस वहां पे हुए, वहां पे फ्रेंच और यूरोपियन कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज बनानी थी। इसी के चक्कर में वहां पे रहने वाले जो करोड़ों मूल निवासी लोग थे, उन लोगों का पूरी तरह से सफाया कर दिया गया। आज की तारीख में जब हम देखते हैं तो अमेरिका के टोटल पॉपुलेशन के अंदर जो मूल निवासी है या जिनके लीनिएज को हम मूल निवासी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ऐसे बहुत ही कम लोग बच गए हैं। 1% से भी कम लोग लगभग आज की तारीख में अमेरिका के अंदर है। जब हम क्रिस्टोफर कोलंबस का एक चेहरा देखते हैं तो उनके नाम से कोलंबस डे मनाया जाता है। उनको अमेरिका का एक हीरो माना जाता है। लेकिन इसी हीरो का एक छुपा हुआ चेहरा यह भी है कि इस हीरो के कारण करोड़ों मूल निवासियों की हत्या हो गई, हत्याकांड हो गए, उन्हें मार दिया गया। तो आप क्रिस्टोफर कोलंबस को क्या मानोगे? आप उन्हें एक हीरो मानोगे जिसने अमेरिका ढूंढ निकाला और उसके बाद वहां पर जाकर यूरोपियन कॉलोनीज रहने लगी? और आज की डेट में जब हम देखते हैं तो अमेरिका यकीनन पूरी दुनिया का सबसे डेवलप्ड नेशन है, सबसे डेवलप्ड देश है। या फिर आप उसे एक विलन मानोगे, गुंडा मानोगे, जिसके कारण करोड़ों मूल निवासी लोगों की हत्या हो गई? ये फैसला आपके ऊपर है। इस पोएम के अंदर हम देखने वाले हैं एक मूल निवासी का पर्सपेक्टिव। आप इमेजिन कीजिए कि 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी जहाज लेकर अमेरिका उपखंड की तरफ बढ़ रहा है और फिर एक मूल निवासी, वहां पे रहने वाला एक मूल निवासी व्यक्ति देख रहा है कि इस ओर से कुछ जहाजें आ रही है जो हमारे देश की तरफ आ रही है, हम जहां पे रह रहे उस तरफ आ रही है। तो उसका पर्सपेक्टिव किस तरह से होगा जब वो आ रहा है, और एक बार जब वो वहां पर आ चुका है तो उसके बाद उसका पर्सपेक्टिव क्या होगा? तो चलो इस कुलम पोएम को पढ़ते हैं और जानते हैं आखिर सच्चाई क्या है। तो चलो पढ़ने के लिए हम अभी स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं इस पोएम के टाइटल को डिकोड करते हुए। क्रिस्टोफर कोलंबस को हम कोलंबस के नाम से जानते हैं, जो कि कोलंबस इस सरनेम का लैटिनाइज फॉर्म है। इसी का अर्थ होता है डव कीपर्स, यानी ऐसे व्यक्ति जो डव्स को पाला करते हैं, यानी कि कबूतरों को पाला करते हैं। अब जब हम इसी शब्द का फ्रेंच वर्जन देखते हैं तो उसे कोलंब इस तरह से लिखा जाता है, जिसका अर्थ होता है कबूतर। और इसी से सिमिलर सा मैच करता हुआ दूसरा एक शब्द है जिसे कोलोन लिखा जाता है, COLON। और इस शब्द का उच्चारण और कोलंब, इसका उच्चारण लगभग एक जैसा लगता है। और कोलोन ये हमें कॉलोनाइजेशन दिखाता है, वसाहतवाद दिखाता है। तो इससे जब हम मैच करते हैं तो हमें यहाँ पे एक ऑड सी फीलिंग आती है कि जो लोग कॉलोनी बसाते थे वो अक्सर कई सारे लोगों को मार डाला करते थे। ऐसे में डव, जो कि एक शांति का प्रतीक है, उसके नाम के साथ इस टाइटल की शुरुआत होती है। तो चलो पोएम पर आते हैं। पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, कोलंबस फ्रॉम हिज आफ्टर डेक वॉच्ड स्टार्स ऑब्जॉर्ब्ड इन वाटर मेल्ट इन लिक्विड एम्बर ड्रिफ्टिंग थ्रू माय समर एयर। यहाँ पे इस पोएम को एक नेटिव व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से लिखा हुआ है। वो आप इमेजिन कीजिए कि एक नेटिव व्यक्ति दूर से कोलंबस की जहाज को आते हुए देखता है और वो देख रहा है कि कोलंबस उसके जहाज के आफ्टर डेक पे से स्टार्स को देख रहा है, सितारों को देख रहा है। यानी कि वो एक लगभग सुबह सुबह का टाइम है जब कोलंबस उस किनारे पर पहुंचने वाला है। और कोलंबस की जहाजों को पहुंचते हुए वहां का एक नेटिव व्यक्ति जो मूल निवासी है वो उसे देख रहा है। यहाँ पे आफ्टर डेक का मतलब होता है जहाज का
पिछला हिस्सा, अक्सर हम जहाज के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो बीच में एक सुपर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे रहने के लिए और नेविगेशन की व्यवस्था होती है। सामने वाले को डेक कहते हैं और पीछे वाले इस हिस्से को आफ्टर डेक कहा जाता है। तो कोलंबस अपने आफ्टर डेक पर खड़ा है और वो स्टार्स को देख रहा है, सितारों को देख रहा है जो कि पानी के अंदर एब्जॉर्ब हो चुके हैं, यानी पानी के अंदर वो उनकी परछाई दिख रहा है। और जब वो परछाई देख रहा है तो वो एम्बर की तरह दिखाई दे रहा है, एम्बर कलर का तरह दिखाई दे रहा है। उसमें जब ड्रिफ्ट कर रहे हैं जहाज, हम ड्रिफ्ट करते होते हैं जहाजों को, जब हम आगे बढ़ा रहे होते हैं तो वो उनकी समर एयर के थ्रू आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नेटिव व्यक्ति कह रहा है कि कोलंबस उनके समर एयर के अंदर, और यहाँ पे वो माय शब्द का प्रयोग कर रहा है, वो कर रहा है वो मेरी समर एयर के अंदर आ रहा है। यानी कि जो मूल निवासी व्यक्ति है वो मानता है कि ये जो धरती है ये मेरी धरती है और कोलंबस अभी मेरी धरती के ऊपर आ रहा है, मेरी हवा में वो सांस ले रहा है। नाउ विद मॉर्निंग शैडोज लिफ्टिंग बीचेस स्ट्रेच बिफोर हिम कोल्ड एंड क्लियर। और अब प्रेजेंट टेंस के अंदर जब वो रात का समय अभी बीत चुका है तो अब सुबह हो चुकी है, शैडोज लिफ्ट हो रहे हैं। और जो सुबह का माहौल होता है उस समय में जो पेड़ों की परछाई होती है जो पूरी तरह से स्लैंट हो रही होती है, तो कहीं ना कहीं सुबह सुबह के इस टाइम पे हर तरफ परछाइयां देखने को मिलती है। और अब जो परछाइयां है वो लिफ्ट हो रही है, परछाइयां उठ रही है, मतलब दिन अभी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बीचेस स्ट्रेच बिफोर हिम कोल्ड एंड क्लियर। और उसके सामने जो बीचेस है, जो समुद्र का किनारा है, वो उसकी तरफ स्ट्रेच हो चुका है, पूरी तरफ से फैला हुआ है और वो कोल्ड है और क्लियर है। वहां का जो वातावरण है सुबह का वो कोल्ड है, ठंडा सा वातावरण है और पूरी तरह से स्वच्छ क्लियर वातावरण है। यहाँ पे कोल्ड ये जो शब्द यूज किया गया है वो हमें ठंडक दिखाता है। साथ ही साथ कोल्ड जब हम शब्द प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे भावना शून्यता या फिर बर्बरता भी हमें समझ में आती है। साथ ही साथ जब इसी माहौल में कोलंबस अपनी जहाज से आगे बढ़ रहा है तो बर्ड्स सर्कल फ्लैपिंग फ्लैग एंड मिजन मास्ट। उस वक्त पे जैसे हम इस इमेज में देख पा रहे हैं जो मास्ट होता है जिससे कि हवा का रुख बदला जाता है, जहाज का दिशा तय की जाती है, तो उस मास्ट के इर्द गिर्द बर्ड्स फ्लैप कर रहे हैं, बर्ड्स पंछी उड़ रहे हैं, बर्ड्स हार्शली हॉकिंग। और जब बर्ड्स उड़ रहे हैं, पंछी उड़ रहे हैं तो जोर से हॉक कर रहे हैं, जोर से कर्कशता के साथ वो चिल्ला रहे हैं, आवाजें निकाल रहे हैं विदाउट फियर। और जो बर्ड्स है वो बिना किसी डर के चिल्ला रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि वो बिना किसी डर के चिल्ला रहे, क्योंकि पंछियों को किसी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। डिस्कवरी ही सेल्ड फॉर वाज सो नियर। और फिर ऐसे में कोलंबस जिस डिस्कवरी के लिए आया था, जिस शोध के लिए वो फ्रांस से निकला हुआ था, वो डिस्कवरी अभी उसके बहुत ही नजदीक थी। कोलंबस फ्रॉम हिज आफ्टर डेक वॉच्ड हाइट्स ही होप्ड फॉर, रॉक्स ही ड्रीम्ड राइज सॉलिड फ्रॉम माय सिंपल वाटर। और फिर कोलंबस जो कि एक नाविक था वो अपने आफ्टर डेक पे से देख पा रहा था कि सामने उसे हाइट्स दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है कोलंबस समंदर से आ रहा था और जहाँ पे समंदर अक्सर खत्म होता है वहां पे हम चट्टानें देखते हैं बड़ी बड़ी। तो कोलंबस अपनी जहाज पे से देख पा रहा था कि उसके आगे यहाँ पे हाइट्स है, ऊंचाइयां है, और इन हाइट्स को उसने होप किया था। उसे पता था कि आगे ऊंचाइयां दिखेंगी, पहाड़ियां दिखेंगी, हाइट्स दिखेंगी। कुछ रॉक्स उसने ड्रीम किए थे, उसने इमेजिन किए थे कि कुछ बड़े बड़े पत्थर उसे सामने दिखेंगे। राइज सॉलिड फ्रॉम माय सिंपल वाटर। और ये जो पहाड़ियां और ये जो रॉक्स, ये जो पत्थर हैं, ये राइज हो रहे हैं। राइज होने का मतलब यहाँ पे जब आप बहुत दूर से समंदर में होते हो और दूर से आपको जमीन दिखाई देती है तो ऐसे में आपको ऐसे लगता है जैसे ये जमीन समंदर में से ही राइज हो रही है, समंदर में से ही ये प्रकट हो रही है, ऊपर उठकर आ रही है। ऐसे में जो मूल निवासी है वो कह रहे हैं मेरी जो जमीन राइज हो रही है फ्रॉम सिंपल वाटर। वो अपने पानी को कह रहा है सिंपल वाटर, साधारण सा पानी, क्योंकि उनकी रहन सहन या वहां के जो लोग मूल निवासी थे उनकी रहने की जो स्टाइल थी वो बहुत ही सिंपल थी, सहज थी। पैरट स्क्रीम। ऐसे में जो पैरट्स हैं, जो तोते हैं, वो स्क्रीम करने लगे हैं। अब यहाँ पे स्क्रीम करने का मतलब होता है भय के साथ चिल्लाना। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? अक्सर हम लोग ऐसा सुनते हैं कि जब भी कहीं पे कुछ तूफान आने वाला होता है, कुछ बुरा होने वाला होता है, तो अक्सर पंछियों को और जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है। अगर कहीं पे भूकंप होने वाला है तो वहां से पंछी अक्सर चिल्लाते हैं, जोर जोर से, डर से वो आवाजें निकालते हैं, कुत्ते वहां से भाग जाते हैं। तो कुछ इसी तरह से जब कोलंबस उनकी धरती की तरफ बढ़ रहा है, मूल निवासियों की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां के पैरट्स स्क्रीम कर रहे हैं, तोते वहां पे डर के साथ चिल्ला रहे हैं। सून ही वुड टच आवर लैंड।
थोड़ी ही देर में, बहुत जल्द, कोलंबस उनकी धरती को टच करने वाला है, उनकी धरती के ऊपर वो पैर रखने वाला है। हिज चार्टेड माइंड्स डिजायर, उसके दिमाग में उसने जो चार्ट किया था, जैसे कि मैंने कहा था कोलंबस एक नाविक है, तो उसने चार्ट किया हुआ था कि किस रूट से वो आया है, किस रूट से वो आगे बढ़ा है। तो उसके माइंड के अंदर जो डिजायर थी, एक नाविक की डिजायर थी कि वो एक नई दुनिया, एक नई धरती खोज कर निकाले, तो अपनी डिजायर की दिशा में वो आगे बढ़ रहा है। द ब्लू स्काई ब्लेस द मॉर्निंग विद इट्स फायर, और उस समय जो वातावरण है उसमें ब्लू स्काई है, पूरा नीला अंबर है, जिसके अंदर जो सूरज है वो अपनी आग से, अपनी गर्मी से ब्लेस कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। बट डिड हिज विजन फैशन एज ही वॉच्ड द शोर द स्लॉटर दैट हिज सोल्जर्स फर्दर्ड हियर, लेकिन क्या उसके विजन के अंदर, उसके आंखों के अंदर इसका विजन था क्या? पहले से उसने सोच रखा था, जब वो शोर को देख रहा था, जब वो समंदर के किनारे को देख रहा था, वो स्लॉटर का मतलब होता है खून खराबा, कत्ले आम, जो कत्ले आम उसके सोल्जर्स यहाँ पे करने वाले हैं, उसके सैनिक यहाँ पे करने वाले हैं आने वाले दिनों में। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोलंबस उस नई धरती की तरफ बढ़ रहा था और उस शोर को देख रहा था, किनारे को देख रहा था, तो क्या पहले से उसके दिमाग में उसने योजना बना रखी थी कि यहाँ पे आने के बाद उसके सोल्जर्स, उसके सैनिक यहाँ के लोगों का स्लॉटर कर देंगे, कत्ले आम कर देंगे। पाइक, पॉइंट एंड मस्केट बट हॉट स्प्लिंटर्ड करेज, और फिर जो पाइक होते हैं, जैसे कि लाठी होती है लंबी वाली, तो उस लाठी से वो लोगों को मारेंगे। मस्केट यानी कि बंदूक होती है, वो उस मस्केट से लोगों के ऊपर हल्ला करेंगे, और हल्ला करके वो लोगों की करेज यानी हिम्मत को चूर चूर कर देंगे। स्प्लिंटर करने का मतलब टुकड़े टुकड़े करना। तो यहाँ की लोगों की जो करेज है, जो हिम्मत है, उसको ये सैनिक अपने मस्केट से और अपने लाठियों से चकनाचूर कर देंगे। बोन्स क्रैक्ड विद बुलेट शॉट, और फिर जब यहाँ के सैनिक यहाँ के मूल निवासियों को अटैक करेंगे तो इन लोगों के जो बोन्स, हड्डियां टूटेंगी बुलेट की शॉट के साथ। क्या वो भी उसने सोच रखा था? टिप्ड ब्लैक बूट इन माय बेली, और फिर यहाँ के लोगों पर जब अन्याय अत्याचार किए जाएंगे और उन जो सोल्जर्स है अपने बूट से, अपने कदमों से यहाँ के मूल निवासियों के बेली में, बेली का मतलब होता है पेट, पेट के ऊपर वो पैर रख देंगे। साथ ही साथ द व्हिप्स अनकर्ल्ड डिजायर, और वो जो चाबुक से उनके ऊपर प्रहार करेंगे। व्हिप का मतलब होता है चाबुक, चाबुक जो कि कर्ल होता है, कर्ल का मतलब इस तरह से गोल गोल होता है, और अनकर्ल का मतलब होता है चाबुक को सीधा कर देना। तो अनकर्ल दिखाता है कुछ छुपे हुए राज। तो वो अपने चाबुक से उनके मन में जो डिजायर थे, जो अपेक्षाएं थी, डिजायर क्या थी कि इस पूरी धरती के ऊपर हम अपनी कॉलोनी बनाएंगे। ये लोग जो कोलंबस के साथ आए हुए थे, उनका इरादा क्या पहले से ये था कि यहाँ पर आकर वो यहाँ के मूल निवासियों को खत्म कर देंगे, जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं वैसे खत्म कर देंगे? और क्या उनकी ये डिजायर थी कि हम यहाँ पे अपनी कॉलोनी बनाएंगे यहाँ के मूल निवासियों को हटाने के बाद? कोलंबस फ्रॉम हिज आफ्टर डेक सॉ बियर्डेड फिग ट्रीज, कोलंबस ने अपने आफ्टर डेक में से यहाँ के बियर्डेड ट्रीज को देखा। अब बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और ट्री जैसे कि अक्सर कुछ पेड़ होते हैं जिनसे हमें लगता है ऐसे पारंब्या नीचे आते हैं, तो वो जो पेड़ होते हैं उनको देखने के बाद लगता है जैसे उनको दाढ़ी आ गई है। साथ ही साथ दाढ़ी वाला व्यक्ति हमें किसी संत या संत पुरुष की याद दिलाता है। साथ ही साथ ये जो फिग ट्रीज होते हैं जिनको दाढ़ी आई हुई है, ये दिखाता है यहाँ पे नेचर कितना अच्छा था। येलो पॉइस ब्लेज लाइक पोलन, साथ ही साथ येलो कलर के पॉइस, पॉइस का मतलब होता है शांति, तो यहाँ पे येलो कलर के पॉइस के साथ ब्लेज लाइक पोलन एंड थिन वाटरफॉल सस्पेंडेड इन द ग्रीन, जैसे कि इस इमेज में हम देख पा रहे हैं। ठीक उसी तरह से वो दूर से देख पा रहा था कि यहाँ पे ऐसे थिन वाटरफॉल्स है, और नेचर की खूबसूरती वो दूर से ही देख सकता था। एज हिज आईज क्लाइम टुवर्ड्स द हाईएस्ट रीजेस वेयर आवर फार्म्स वर हिडन, जैसे ही कोलंबस अपने जहाज के आफ्टर डेक पे खड़ा होके वहां के नेचर की, वहां के निसर्ग की खूबसूरती देख सकता था। वहां के ऊंचे ऊंचे रीचेस, जैसे ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं जहां से ये वाटरफॉल नीचे गिर रहा है, ये वो देख सकता था। इन ऊंचाइयों के ऊपर जहां पे वहां के मूल निवासियों के फार्म्स यानी खेती वहां पे छुपी हुई थी, वहां पे वो लोग खेती किया करते थे, उनको कोलंबस दूर से ही देख पा रहा था। नाउ ही वॉज श्योर, अब कोलंबस श्योर था, उसे अभी कोई आशंका नहीं थी। ही हर्ड सॉफ्ट वॉइसेस मॉकिंग इन द लीव्स, अब जब वो दूर ही है
तभी से जाहिर सी बात है यहाँ के जो मूल निवासी है वो यहाँ पे पेड़ों के बीच में रहते थे और यहाँ पे वो कुछ बातें करते थे। तो जब कोलंबस समंदर के अंदर ही था और उसकी जहाज अभी समंदर के ऊपर ही थी, तब उसे ये श्योरिटी हो गई थी कि उसने कुछ मॉकिंग वॉइसेस, इंसानों की आवाजें उसने आती हुई सुनी थी जो पेड़ पत्तों के पीछे से आ रही थी। What did this journey mean? तो इसके बाद उसके मन में यह सवाल आ रहा है कि ये जो जर्नी है इसका क्या मतलब है। Did this new world mean discovery? और फिर वो सोचता है कि ये जो मैंने नया वर्ल्ड ढूंढ कर निकाला है इसका मतलब डिस्कवरी है। यहाँ पे डिस्कवरी इस शब्द को दो पार्ट में लिखा गया है। अक्सर अगर हम किसी शब्द का निगेटिव बनाना चाहता है तो डिस लगा देते, जैसे फंक्शनल के आगे अगर हम डिसफंक्शनल लगा देंगे तो उसका अर्थ हो जाएगा ऐसी चीज जो फंक्शन नहीं कर रही है। तो यहाँ पे डिस्कवरी इस शब्द को तोड़ दिया गया है और ऐसे दिखाया गया है ये जो डिस्कवरी है क्या ये सही में अच्छी डिस्कवरी है, ऐसा कोलंबस सोच रहा है। और अ रिटर्न टू टेरर्स ही हैड सेल्ड फ्रॉम, ये जो उसने ढूंढ कर निकाला है क्या वो एक डिस्कवरी है, क्या ये सच में एक अच्छा शोध है, या रिटर्न टू टेरर्स वो जिस जगह से आया है जहां से उसने सेल किया है वो फ्रांस से आया था। फ्रांस जो कि एक कॉलोनी बढ़ाने वाला देश था, एक साम्राज्यवादी देश था, उस देश के टेरर्स को वहां पे कितने भय है, कितने डर है, वहां के नागरिक कितने डर में जीते हैं, ये कोलंबस को पहले से पता था। तो वो उसके मन में ये सवाल आ रहा है कि ये जो नई दुनिया मैंने खोज कर निकाली है ये भी क्या मेरे ही जगह की तरह जहां से मैं आया हूं, फ्रांस से जहां से मैं आया हूं उसी की टेरर यहाँ पे भी है, क्या यहाँ पे भी साम्राज्यवाद है, क्या यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम्स है जो यूरोप के अंदर और फ्रांस के अंदर है, नोन बिफोर, जो उसे पहले से पता था। आई वॉच्ड हिम पॉज, और फिर जो मूल निवासी है उसने कोलंबस को एक क्षण के लिए पॉज होते हुए दिखा, ठहरते हुए दिखा। शायद कोलंबस अभी सोच रहा था कि क्या उसने इस नई धरती के ऊपर कदम रखना चाहिए या नहीं, या फिर उसे वापस चला जाना चाहिए। देन ही वॉज स्प्लैशिंग साइलेंस, और फिर वो स्प्लैश कर रहा था साइलेंस को, जो समंदर के किनारे पर शांति होती है उसके ऊपर जब वो उतरा तो पानी का स्प्लैश होना, इसका मतलब होता है पानी के छप छप की आवाज आना। जब कोई व्यक्ति समुद्र किनारे पे अपने पैरों से आगे बढ़ता है तो जाहिर सी बात है छप छप की आवाज आती है। तो कोलंबस जब समुद्र किनारे पर उतरता है और पानी में से आगे आगे बढ़ता है तो वो साइलेंस यानी शांति के अंदर अपनी स्प्लैशिंग की आवाजें बना रहा था। Crabs snapped their claws and scattered as he walked towards our shore, और crabs जो केकड़े होते हैं उन्होंने अपने क्लॉज जो उनके हाथों के ऊपर क्लॉ होते हैं उनको उन्होंने बढ़ाया और उसके बाद वो स्कैटर हो गए, फैल गए, इधर उधर फैल गए। जैसे जैसे कोलंबस उस शोर के ऊपर, उस समंदर के किनारे के ऊपर आगे आगे बढ़ता गया। इसके साथ हमें ये भी समझता है कि अगर कोलंबस को आने से कोई रोक रहा था तो वो केकड़े ही थे, यही बस उनका एक वीक सा नेचुरल डिफेंस था, बाकी कोलंबस को किसी ने भी आने से नहीं रोका। तो इस पूरी कहानी को जब हम पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कोलंबस, जिसको हम बहुत ही अच्छा व्यक्ति मानते हैं, जिसकी एक अच्छी इमेज पूरी दुनिया को पता है, उसका एक छुपा हुआ चेहरा भी है। उम्मीद करता हूं आपको ये पोएम अच्छे से समझ गई। अगर आपके और भी कुछ डाउट से कंफ्यूजन है तो जरूर कमेंट लिख कर पूछिए। थैंक यू।